सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत पहले की बात है, मुल्क के फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह बड़ा ही रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह बड़ा दिलेर था। बादशाह को शिकार करने का बड़ा शौक था। वो अक्सर घने जंगलों में शिकार के लिए निकल जाता था। एक बार सख्त गर्मी के मौसम में बादशाह अपने कुछ लोगों के साथ शिकार पर निकल गया। उसने सारा दिन कई शेर, चीते और बारहसिंगा के शिकार किए। फिर शाम को यह शिकारी काफिला वापसी के लिए चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर चले ही थे कि इतने में बादशाह की नजर एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। बादशाह ने फौरन एक तीर चढ़ाया और हिरन पर छोड़ दिया, मगर वो हिरन चौकड़ियां भरते हुए वहां से भाग गया। जब निशाना चूक गया तो यह देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े को ऐड लगा दी और उस हिरन के पीछे पीछे चल दिया। बादशाह ने इस दौरान उस हिरन पर कई तीर छोड़ी, मगर एक भी तीर उस हिरन पर नहीं लग पाया और ऐसे करते करते वो हिरन झाड़ियों में कहीं छिप गया। अब रात का अंधेरा घने जंगल में उतरने लगा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा और अपने घोड़े को वापस घुमा लिया। अभी वो अपने घोड़े को ऐड लगाने ही वाला था कि इतने में खामोशी को चीरती हुई किसी के रोने की आवाज आने लगी। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि यह रोने की आवाज किसी औरत की थी। बादशाह ने सोचा कि इस वीरान जंगल में ये औरत यहाँ पर कैसे आ गई। पहले तो उसने सोचा कि कहीं यह कोई आफत या बला तो नहीं है, मगर बाद में उसके मन में यह ख्याल आया कि मुमकिन है कि कोई मजलूम औरत हो जो यहाँ पर फंस गई हो। यही सोचकर बादशाह अपने घोड़े से उतरा। वो आवाज करीब से ही आ रही थी। बादशाह उस आवाज की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह ने देखा कि घने दरख्तों के बीच में एक बहुत पुराना कुआं था, जिसकी मुंडेर पर एक निहायत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और उसके बाल सुनहरे थे जो दूर से ही चमक रहे थे। उसने अपने जिस्म पर फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह उसके पास पहुंचा और नरम लहजे में पूछने लगा, ए खातून, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठी हुई क्यों रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। बताओ किसने तुम पर जुल्म किया है, तुमको इंसाफ मिलेगा। औरत ने रोते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया है और मेरे चाचाओं ने हमारी सारी जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया है और मुझे इस घने जंगल में खतरनाक जानवरों का लुकमा बनाने के लिए छोड़ गए हैं। यह कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर रहम आ गया। बादशाह ने उसको अपनी मलिका बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसकी जो पहली मलिका थी वो कई दिनों पहले इंतकाल कर चुकी थी। बादशाह ने नगीना को अपने घोड़े पर बिठाया और उसको लेकर महल में आ गया और फिर अगले दिन बादशाह ने उसके साथ शादी कर ली और इस तरह से वो मलिका नगीना बन गई। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। यह देखकर शहजादा रहमान भी बड़ा खुश हुआ। दोस्तों उसके बाद वक्त गुजरता चला गया। नई मलिका आने के कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। वो दिनों दिन कमजोर होने लगा। यह देखकर शहजादा रहमान बहुत परेशान हुआ और उसने मुल्क के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से बादशाह का इलाज करवाया, मगर बादशाह को कुछ भी फायदा ना हुआ। यहाँ तक कि बादशाह सख्त बीमार रहने लगा और उसने चारपाई पकड़ ली। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके बाद दूर दूर से हकीमों को बुलवाया गया, मगर बादशाह की बीमारी का इलाज तो दूर, हकीमों को यह भी पता नहीं चल पाया कि आखिर बादशाह को मरज क्या है। बादशाह का रंग स्याह पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे। उसके बाद शहजादा रहमान ने फैसला किया कि वो मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाएगा और उससे पता करेगा कि आखिर बादशाह को मरज क्या है। उसके बाद शहजादा एक बहुत बड़े नजूमी के पास पहुंचा। नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी में रह रहा था। शहजादे ने नजूमी को सारी बातें बताई और मरज के बारे में पूछने लगा। उस नजूमी ने फिर अपना हिसाब लगाया और कहने लगा, ए शहजादा, बादशाह की बीमारी की वजह वो मलिका है। तो यह सुनकर शहजादा चौंक गया और पूछने लगा, ए नजूमी बाबा, वो कैसे? तो नजूमी ने कहा कि मेरा हिसाब बता रहा है कि वो मलिका असल में एक इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान की शक्ल में एक बहुत ही खतरनाक और जहरीली नागिन है। सुनो, जब कोई सांप 500 साल की उम्र को पहुंच जाता है और उन 500 सालों में उस सांप पर अगर किसी इंसान की नजर ना पड़ती है तो फिर उस सांप को यह खास ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी इंसान या किसी जानवर का रूप धारण कर सकता है। मलिका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसको रूप बदलने की यह खास ताकत मिल चुकी है। अब वो इंसानी शक्ल में बादशाह के जिस्म में थोड़ा थोड़ा जहर पहुंचा रही है।
यह सुनकर शहजादे ने कहा, मगर नजूमी बाबा, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस नागिन को बादशाह सलामत के साथ क्या दुश्मनी है, वो उनको क्यों मारना चाहती है। उसके बाद उस नजूमी बाबा ने अपना फिर से हिसाब लगाया और कहने लगा, शहजादा, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक नाग को मार दिया था और वो काला नाग इस नागिन का भाई था। बस उसी का यह नागिन बदला ले रही है। अगर ये नागिन चाहे तो बादशाह को एक बार में ही डसकर खत्म कर सकती है, मगर ये थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में डालकर और तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। शहजादे ने जब यह सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया और म्यान से तलवार निकाली और लहराने लगा और कहने लगा कि अभी जाकर मैं उस कमबख्त नागिन के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। तो यह सुनकर नजूमी बाबा ने कहा, नहीं शहजादे, उसको मारना इतना आसान नहीं है। वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर तुम्हारा वार खाली निकल गया तो फिर तुम उसके वार से नहीं बच सकोगे। शहजादे ने कहा, तो फिर नजूमी बाबा मुझको क्या करना चाहिए। नजूमी ने कहा, शहजादे, आप नागिन को सिर्फ उसी वक्त में मार सकते हो जब वो अपने असल रूप में हो, जब वो नागिन के रूप में हो और आपका तीर सीधा उसकी फन में लगना चाहिए, तभी वो मर सकती है। मगर याद रखें, अगर निशाना चूक गया तो फिर तुम उसके गुस्से से नहीं बच सकोगे, वो तुमको वहीं पर खत्म कर देगी। तो यह सुनकर शहजादे ने कहा, तो फिर मैं उस नागिन को इंसान से नागिन बनाने पर किस तरह से मजबूर कर सकता हूँ। तो यह सुनकर उस नजूमी बाबा ने कहा, शहजादे, इसका हल भी मेरे पास मौजूद है। मैं आपको एक खास दवाई की पुड़िया देता हूँ। आज रात खाना खाते वक्त होशियारी से इस दवा को पानी में मिलाकर मलिका को पिला देना और बादशाह के ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना। फिर ख्वाबगाह के दरवाजे पर एक ताला लगा देना। इस दवाई के असर से आधी रात के वक्त मलिका को जोर की प्यास लगेगी और फिर उसके बाद में जो होगा वो आप अपनी आंखों से देख लेना। मगर एक बात को ध्यान से सुन लेना, यह काम बड़ी होशियारी के साथ करना। मलिका को बिल्कुल भी इसके बारे में शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने कहा, नजूमी बाबा, ऐसा ही होगा। और फिर शहजादा दवाई लेकर अपने महल में आ गया। दोस्तों, उसके बाद रात का वक्त हुआ। शहजादे ने बड़ी होशियारी से वो दवाई मलिका के पानी के गिलास में डाल दी। मलिका को कुछ मालूम नहीं चल सका और वो उस पानी को पी गई। उसके बाद शहजादा सीधा ख्वाबगाह में पहुंचा और जाकर सुराही का सारा पानी बहा दिया। इस काम को करने के बाद शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में जाकर छुप गया। कुछ ही देर के बाद मलिका ख्वाबगाह में पहुंच गई। शहजादे ने फौरन ख्वाबगाह के बाहर एक ताला लगा दिया और खुद एक तीर और कमान लेकर एक रोशनदान में बैठ गया। फिर मलिका बादशाह के बिस्तर पर जाकर सो गई। आधी रात का वक्त हुआ कि मलिका को तेज प्यास महसूस हुई। वो अपने बिस्तर से उठी और सीधी पानी की सुराही के पास पहुंच गई। सुराही तो शहजादा पहले ही खाली कर चुका था। फिर मलिका दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि दरवाजा भी बाहर से बंद था। शहजादा रोशनदान में बैठा यह सब कुछ देख रहा था। उस दवाई के असर से मलिका को जोरदार प्यास लग चुकी थी। मलिका यह देखकर परेशान हो गई कि वो अब अपनी प्यास किस तरह से बुझाई। दोस्तों, उस ख्वाबगाह में एक छोटी सी नाली थी जो बाहर की ओर जा रही थी। ये खाली नाली गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई थी। मलिका ने फैसला किया कि वो नागिन बनकर इस नाली के रास्ते से बाहर जाकर अपनी प्यास बुझाएगी। फिर मलिका ने बादशाह की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। यह देखने के बाद मलिका ने एक फुंकार लगाई और देखते ही देखते वो एक खतरनाक नागिन बन चुकी थी। शहजादा यह मंजर देखकर कांप गया और सोचने लगा कि नजूमी बाबा ने सच ही कहा था। नागिन की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और फिर वो बल खाते हुए नाली के रास्ते से बाहर निकल गई। शहजादे को इतना वक्त ही नहीं मिल सका कि वो तीर चला सके। फिर वो रोशनदान से नीचे उतरा और वो बाग में पहुंच गया। उसे यकीन हो गया था कि नागिन बाग के पास वाले तालाब पर अपनी प्यास बुझाने गई है। चांदनी रात थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। शहजादे ने देखा कि नागिन उसी तालाब में पानी पी रही है। पानी पीने के बाद वो घास पर लहराने लगी। फिर वो दूसरी तरफ चल दी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वो महल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जाने लगी। शहजादा उसके पीछे पीछे हो गया। चलते चलते मलिका घने जंगल में पहुंच गई और एक बड़े से गार के बाहर रुककर उसने एक जोरदार फुंकार मारी। उसके जवाब में एक दूसरे नाग ने भी जोरदार फुंकार लगाई। यह देखकर शहजादा चौंक गया और फिर फुंकार के साथ ही एक बड़ा सा नाग उस गार के बाहर निकल आया। नाग के स्याह जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था। यह शेष नाग सांप नागिन के सामने आकर अपने फन फैलाकर खड़ा हो गया।
नागिन अपने मस्ती में झूम रही थी। दोनों नाग नागिन कुछ देर तक तो एक दूसरे को देखते रहे, फिर आपस में लिपट गई और दोनों नाचने लगी। शहजादा इस दौरान एक दरख्त पर चढ़ गया था। वो यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसके हाथ में तीर और कमान था और वो सही मौके की तलाश में था। उसके बाद कुछ देर तक दोनों नाग नागिन नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गई। फिर शेष नाग अपनी गार में वापस चला गया। नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसकी शहजादे को तलाश थी। नागिन का फैला हुआ सर उसके सामने था। शहजादे ने अल्लाह का नाम लेकर एक तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर नागिन के फन पर लगा और नागिन झटके से नीचे गिर गई। अब नागिन दर्द भरे अंदाज में बल खाने लगी। बल खाते खाते नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की। अभी उसका ऊपर का आधा हिस्सा ही इंसानी हुआ था कि इतने में उसकी जान निकल गई और वो मर गई। और इधर नागिन की दर्द भरी फुंकार सुनकर शेष नाग अपनी गार से फुंकारता हुआ बाहर निकला। उसके मुंह से शोले निकल रही थी। शहजादा ने कमान पर तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। तीर जाकर शेष नाग के दाईं आंख पर लगा और फिर शहजादी ने दूसरा तीर छोड़ा। वो जाकर नाग की बाईं आंख पर लगा। शेष नाग अंधा हो चुका था और वो फुंकारे मारता हुआ दरख्तों और पत्थरों से टकराने लगा। फिर शहजादे ने तीर मार मारकर शेष नाग को भी वहीं पर मार दिया। शहजादे ने देखा कि आधी इंसानी रूप में और आधी नागिन के रूप में वो मलिका मरी पड़ी थी और वहीं पास में वो शेष नाग भी मरा पड़ा था। फिर शहजादे ने एक खंजर मारकर उस शेष नाग का मन बाहर निकाल लिया। शेष नाग का मन एक हीरे की तरह चमकदार होता है और उसमें ये खासियत होती है कि वो जहर को चूस लेता है। उसके बाद शहजादे ने नाग के मन को अपनी जेब में रखा और उस मरी हुई नागिन को अपने कंधों पर उठाया और महल की तरफ चल दिया। महल के सारे लोग यह देखकर चौंक गए कि मलिका का आधा जिस्म इंसानी है और आधा जिस्म नागिन का है। शहजादा उस नागिन को लेकर सीधा बादशाह के ख्वाबगाह में पहुंचा। शहजादे ने बादशाह को इस नागिन की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर बादशाह भी डर के मारे कांपने लगा कि वो इतने दिनों तक एक नागिन के साथ रह रहा था। अब बादशाह भी समझ चुका था कि यह इस नागिन का जहर ही था जो उसको बीमार कर रहा था। फिर बादशाह ने शहजादे रहमान को अपने गले से लगाया और कहने लगा, बेटा मुझे तुझ पर नाज है। तुमने अपनी जान पर खेलकर इस नागिन को मारा है और मुझको एक नई जिंदगी दी है। तो शहजादा कहने लगा, अब्बा जान यह तो मेरा फर्ज था और सच्ची औलाद वही होती है जो हर हाल में अपने माँ बाप की खिदमत करती है और उनका हर दुख दर्द बांट लेती है। इतना कहने के बाद शहजादे ने उस शेष नाग के मन को अपनी जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। उस मन ने फौरन ही उस नागिन के सारे जहर को बादशाह के जिस्म से चूस लिया और देखते ही देखते बादशाह एकदम तंदुरुस्त और सेहतमंद हो गया। यह देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अपने सारे तख्तो ताज अपने बेटे रहमान के हवाले कर दिया और खुद जिक्र इलाही में मसरूफ रहने लगा।